Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. TGT, PGT, LT Grade English, MCQs, लिटरेचर एंड ग्रामर का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और साथ ही साथ आप कौन सा ऑप्शन सही है ABCD में से वह भी लिख सकते हैं यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो, जिससे आपको ये भी जांच होगी कि हमें आंसर बताने से पहले आपको आंसर आना चाहिए। तो आप स्वयं को भी जांच कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा सेशन पार्ट 6। इससे पहले 5 पार्ट MCQs बेस्ड अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ वॉच कर लीजिए। मन को हारना नहीं है, मन में हार नहीं माननी है, लगे रहना है, सिलेक्शन पाकर रहना है। मेहनत करने वालों का ईश्वर भी साथ देता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ। भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं समर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको सही स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। पहला दिया है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes some sense but not complete sense is called a sentence. A group of words which makes complete sense is called a phrase. A word which makes some sense but not complete sense is called a phrase. A group of words which makes some sense but not complete sense is called a phrase. इसमें से आपके 4 ऑप्शन है, कोई सा भी मान सकते हैं। अगर पहले ऑप्शन की हम बात करें तो कैसे छांटेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, विच मेक सम सेंस, जो कुछ अर्थ बनाता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा उसका सेंस नहीं होता, इज कॉल्ड ए सेंटेंस, सेंटेंस कहलाता है। मतलब कहने का है, अगर मान लीजिए हम कुछ ही जो है किसी भी चीज़ का इकट्ठा करके सेंटेंस को हम मैन्युफैक्चर करें तो लेकिन वो उसका जो है करेक्ट आंसर नहीं दे पाता तो हमारा सेंटेंस कहलाता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है। तो सेंटेंस वह होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। यहाँ नोट लगा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट नहीं है। दूसरा करा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। तो शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट सेंस देता है फ्रेज कहलाता है। ऐसा नहीं है भाई, शब्दों का समूह, फ्रेज तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, पूरा पूरा सेंस फ्रेज से नहीं निकलता है। तो ये भी हमारा नहीं है, क्योंकि ए वर्ड विच मेक्स सम सेंस, ए वर्ड कुछ सेंस निकालता है बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। एक वर्ड जो कुछ सेंस तो निकालता है लेकिन पूरी तरह से सेंस नहीं निकालता, इज कॉल्ड ए फ्रेज। अब फ्रेज एक वर्ड का कब से हो सकता है, ये कह रहे हैं एक वर्ड का फ्रेज तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी हमारा सेंटेंस नहीं है। फ्रेज मतलब वाक्यांश से कहते हैं, वाक्य का अंश होता है, पार्ट होता है, तो एक वर्ड का नहीं होता। अब देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वह समूह, विच मेक सम सेंस, कुछ सेंस तो बनाता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। शब्दों का वह समूह जो कुछ अर्थ तो उसका निकलता है लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता है, फ्रेज कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे हमने कह दिया जाए लेकिन फ्रेज बन जाता है, इन द रूम, इन द रूम, कमरे में, एडवर्बियल फ्रेज माना जाएगा इन द रूम। ये तो ये पूरा कमरे में, अब सेंस तो है लेकिन पूरा सेंस नहीं, कमरे में क्या है क्या नहीं है। जैसे ऑन द बॉल,
ये प्लेस का भाव कर रहा है, तो दीवार पर, तो ये एडवर्ब के सेंस में जा रहा है। और भी हम इन द ट्री, पेड़ पर, तो ये सब क्या है हमारे फ्रेंड्स, ये एडवर्बियल फ्रेज कहलाएंगे। नाउन फ्रेज में भी हो सकता है, जैसे नाउन फ्रेज की बात करें, ये हैंडसम राइटर, ये हैंडसम राइटर, तो ये नाउन फ्रेज बन गया, एक सुंदर राइटर। अब इसका पूरा सेंस नहीं निकल रहा, किसके बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो वो हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाता है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। सेकंड नंबर है सिलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको सही वर्ड का चयन करना है। स्पेलिंग संबंधी हमने 3 से 4 वीडियो अपलोड किए हैं, यदि आपने भाई वॉच नहीं किए तो उन्हें वॉच कर लीजिए। उनमें सभी करेक्ट स्पेल्ड या मिस स्पेल्ड वर्ड आपको मिल जाएंगे। वेजिटेरियन, 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 सभी वेजिटेरियन। अब आप देखिए वेजिटेरियन ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, वेजिटेरियन ये भी नहीं है। अब बी वाला देख लीजिए, वेजी, वी ए ये तो आता नहीं, ई आएगा, ये भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वी ई जी ई टी ए आर आई ए एन, कई बार आप 2-4 बार रिवाइज करेंगे आपको स्पेलिंग याद हो जाएगी, लिख कर भी देख सकते हैं। हमने लगभग 250 280 के आसपास वर्ड आपको स्पेलिंग वाले दिए हैं, उन्हें आप तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि उनमें से अगर आपके 6 वर्ड आ रहे हैं स्पेलिंग वाले तो 4 तो मिल ही जाएंगे, ये पक्का मान के चलिए। 200-250 वर्ड की हमने अच्छी लिस्ट डाली है आपकी स्पेलिंग संबंधी करेक्शन के लिए, तो आप देख सकते हैं स्पेलिंग वाला वीडियो। तीसरा नंबर डायरेक्शंस दिए हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। इनोवेटिव का आपको एंटोनिम निकालना है, परचेज, एक्सपोर्ट, कॉपी या क्लोज। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर फटाफट दे दीजिए फ्रेंड्स। इनोवेटिव, तो उसका राइट आंसर है कॉपी। इनोवेटिव क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक चेंज इन समथिंग एस्टैब्लिश्ड। किसी चीज में परिवर्तन, किसी वो स्थापित चीज है उसको चेंज करना, परिवर्तन करना, या विशेष रूप से नए तरीकों से उसे रखना, विचारों या उत्पादों को पेश करना। तो क्या करना है, एक तरह की, देखिए परचेज खरीदना, इससे कोई एक्सपोर्ट, क्लोज, तो ये कॉपी करना है एक तरह का, मतलब उसको लिखना या कॉपी करना, समथिंग कॉपी, उसको परिवर्तन कर दिया हमने, उसका नयापन लाना। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर पूछा गया है। 3 वर्स है, 3 क्वार्टेन फॉलोड बाई 1 कपलेट है, या 3 कपलेट्स फॉलोड बाई 2 क्वार्टेंस है, या 4 क्वार्टेंस फॉलोड बाई 1 कपलेट। फटाफट आंसर आपको करना है कौन सा इसमें सही है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसमें 3 क्वार्टेंस होते हैं और 1 कपलेट होता है। 3 क्वार्टर मतलब क्वार्टर होता है 4 लाइन का, तो 4 त्रिक का 12, और कपलेट मतलब 2 लाइन का प्लस 2 बराबर हमारी 40 लाइन्स हो गई। तो शेक्सपियरियन का जो सोनेट का सिस्टम है, फॉर्म है, वो 3 क्वार्टरेंस फॉलोड बाई 1 कपलेट, लास्ट में 1 कपलेट दिया होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। 5वां नंबर है डायरेक्शंस दिए, चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये पूछा जाता है। अब आप कहें कि ये ऑर्डर सिस्टम वाला 9th-10th के सेक्शन में आता है, आप ये सोचें कि बहुत बड़ा टफ है। यूपी बोर्ड का 9th और 10th में दिया था, सीबीएस में दिया है। इफ दे रिहर्स मोर ऑफन दे बिकम ए गुड रॉक बैंड। अब देखिए इसमें वर्ब दे दिया रिहर्स और ये दिया है बिकम, ये दोनों का सही करेक्ट यूज आपको करना है। फटाफट इसका आंसर आपके लिए देना है। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा, फटाफट पढ़ लीजिए कौन सा उत्तर है इसका सही करेक्ट आंसर। देखिए पहला दिया है, इफ दे आर
rehearsing more often they are become a good rock band। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं। आर के साथ या तो थर्ड फॉर्म आएगी या फिर, अब देखिए आईएनजी फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये सेंस हमारा गलत है। इफ दे रिहर्स्ड मोर ऑफन दे वुड बिकम ए गुड रॉक बैंड। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ दे हैव बीन रिहर्सिंग मोर ऑफन दे शुड बिकम ए। अब आपको पता है कि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस की बात करें, उनसे लिया गया, तो ये भी हमारा सही नहीं है। आईएनजी फॉर्म वाले में शुड का यूज नहीं है। इफ दे रिहर्स मोर ऑफन दे हैड, अब ये प्रेजेंट में दे दी तो ये हैड बिकम, ये पास्ट परफेक्ट में नहीं जा सकती, इसका मतलब ये भी हमारा सही नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें अकॉर्डिंग हमारे जो सेंटेंस है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ दे रिहर्स्ड पास्ट में आ गया, मोर ऑफन दे वुड बिकम, वुड प्लस बी बनाता है, ए गुड रॉक बैंड। यदि वे रिहर्स करते रहे, किया होता उन्होंने, तो निश्चित रूप से एक अच्छी रॉक बैंड बना देते। हमारा बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। एंड हिज अनकाइंडनेस मे डिफीट माई लाइफ बट नेवर टेंट माई लव इज ए क्वेट फ्रॉम विच शेक्सपियरियन प्ले। ये क्वेट दिया हुआ है, शेक्सपियर के नाटक से लिया गया। कौन सा नाटक है आपको देखना है। ओथेलो है, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, या हेनरी द फिफ्थ। फटाफट आंसर आपको करना है। तो फ्रेंड्स, ये ओथेलो का क्वेट किसका है? ओथेलो का है। और किसका है? डेस्डीमोना। किसका है? डेस्डीमोना का ये स्टेटमेंट है। ओथेलो का है। और कौन सा एक्ट है? 4 का सीन सेकंड है। डेस्डीमोना का ये स्टेटमेंट है, एक्ट 4 का सीन सेकंड है। ठीक है। 7th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की दृष्टि से इनमें से कोई एक सेंटेंस आपको छांटना है जो सही नहीं है। देखिए ध्यान रखना, करेक्ट मतलब नहीं है, जो सही नहीं है। 3 सही है, एक गलत है, इस पर ध्यान रखना। गलती हो जाती है कैंडिडेट्स पर, जल्दबाजी में सोचता करेक्ट कौन सा, फटाफट उत्तर मार के एक ही पढ़ के और खटाक आंसर पहले मार देता। लेकिन नॉट, जो सही नहीं है, अर्थात आपको सही सभी पढ़ने पड़ेंगे, एक पढ़ के बात नहीं बनने वाली है। जब नोट वाला है तो आपको चारों ऑप्शन पर जाना है, समझना है। केस इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स। Subjective case refers to the noun used as the subject of the sentence or the complement of the verb। देखिए पहला भी ऑप्शन सही था। देखिए बता दें, केस इज ए मॉडिफिकेशन, केस आप जानते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, नाउन का मॉडिफिकेशन है, अलग अलग रूप देता है। टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन, इसका अलग अलग संबंध करना, टू अदर वर्ड, दूसरे शब्दों से। भाई नाउन का, सब्जेक्ट का, एडजेक्टिव फॉर्म में तो जो आपके हमारे कहना चाहिए केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्टिव केस, तो अलग अलग जैसा वर्ड है उसके साथ यूज होता है कि हमारे ये सही है। अगला, सब्जेक्टिव केस रेफर्स टू द नाउन यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और द कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। या तो वर्ब के रूप में हमारा कौन जाता है कंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे ही गिव्स रेखा, तो सब्जेक्ट का काम हो गया, सब्जेक्टिव केस में है, रेखा शब्द आ गया वहाँ पर, ऐसे या सब्जेक्ट के रूप में होगा या कंप्लीमेंट के, तो ये भी हमारा सही है। सब्जेक्टिव केस का यूज मोस्टली ऐसा किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव केस इन्फ्लुएंसेस द इनफाइनाइट वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव केस इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है द इनफाइनाइट वर्ब ऑफ अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस के इनफाइनाइट वर्ब को प्रभावित करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगला देखिए, इसका मतलब ये हमारा गलत है।
पजेसिव केस डिनोट्स आइदर ओनरशिप और पजेशन, ये भी सही है। तो पजेसिव केस का काम है पजेसिव ओनरशिप का या पजेशन का भाव प्रकट करना। यही है कि ऑब्जेक्टिव केस फाइनाइट वर्ब आप समझते हैं, जेरंड भी होती है, बी प्लस बी वन होता है पार्टिसिपल, ये सभी हमारे फाइनाइट वर्ब में आते हैं, जो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज करने पर। ये कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस फर्क डालता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। तो गलत वाला यहाँ पर सही माना जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर है, रेफर्स टू अ ड्रामा दैट मॉक्स और इमिटेट्स ए सब्जेक्ट बाय रिप्रेजेंटिंग इट ए ल्यूडिक्रस मैनर। फटाफट आंसर करना है आपको। वर्लेस्क, ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी या नन ऑफ द एबम। कौन सा है जो ड्रामा मॉक मॉक क्या करता है, मॉक्स करता है या इमिटेट नकल करता है, ये सब्जेक्ट बाय रिप्रेजेंटिंग इट ल्यूडिक्रस मैनर, एक अलग तरह के मैनर से। तो फ्रेंड्स चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बर्लेस्क। बर्लेस्क मतलब होता है लिटरेचर की फॉर्म होती है ऑफ सैटायर से, लिटरेचर की फॉर्म ऑफ सैटायर कहा जाता है। इट ये ड्रामा दैट मॉक्स और इमिटेट्स इज सब्जेक्ट बाय रिप्रेजेंटिंग इट एन आयरनिक और ल्यूडिक्रस वे। अक्सर ये क्या करता है, मजाकिया लहजे में इसको पेश किया जाता है, मिमकरी से कहते हैं, तो बर्लेस्क से कहा। Which poem by Wordsworth written in 1815 is based on Greek mythology? 1850 में पोइम लिखी गई है उनकी, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी पर आधारित है। लाडोबिया, माई हार्ट लीप्स अप, आउट टू ड्यूटी, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। चारों में से सही ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है, फटाफट उत्तर दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लाडोमिया 1850 में लिखी गई थी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से ग्रीक माइथोलॉजी पर जो है बेस्ड है। वैसे 1814 में ये आई थी, लिखी गई थी, लेकिन इसका जो है 1815 में पब्लिकेशन हुआ था, इतना ध्यान रखना। लिखने पूछे तो 1840 में लिखी गई थी, 1815 में ये पब्लिश हुई थी। ये जो है 174 लाइन की क्या है, नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव 140 लाइन की नैरेटिव पोएम, बड़ी पोएम कह सकते हैं इसके लिए, जो कि किससे इंस्पायर्ड है, द ट्रोजन वार, द ट्रोजन वार से ये इंस्पायर्ड है। द ट्रोजन वार इंस्पायर्ड होकर के ये पोएम लिखी गई। और इसमें क्या है 26 लाइन के स्टेंजा है इसमें, 26 लाइन के स्टेंजा है इसमें। 26 को आप 6 लाइन से कर दीजिए तो 174 लाइन आपकी हो जाएगी। आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, एक ड्रामेटिक पोएम है ये, तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस, कि मिसमैच किया गया है, मिसमैच कौन सा है, वर्ड्स एंटोनिम सीक्वेंस से, एंटोनिम दिए हुए हैं सबके, जैसे डिलीजेंट का लेजी, एसोएस का पैसेज, इम्प्रूव का डेट्रियोट, रिजेक्टेड का ऑप्टिमिस्टिक। इनमें से मिसमैच कौन सा जिसका सही मैच नहीं है, वो आपको छांटना है। फटाफट उत्तर करना है आपके लिए फ्रेंड्स, तेजी के साथ आंसर दीजिए, 1-2 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। तो देखिए डिलीजेंट का लेजी बिल्कुल सही है, ये इम्प्रूव का डेट्रियोट ये भी अपोजिट है, सही है। रिजेक्टेड का ऑप्टिमिस्टिक ये भी हमारा सही है। सही कौन सा नहीं है, बी ऑप्शन, ये मिसमैच है, एसोएस का पैसेज। एसेज का मतलब होता है अनप्लीजेंट फीलिंग, और इसका अगर
एग्रेवेट इसका एंटोनिम होगा एजिटेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कहिए। एग्रेवेट, AGGRAVATE, एग्रेवेट। एग्जाजरबेट या एजिटेट भी इसको कहा जा सकता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 11 नंबर, अ स्टेटमेंट हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। Out of the four alternatives, select the one which best expresses the same sentence in active passive voice. एक सेंटेंस दिया है, You are being laughed at by them. तो ये सेंटेंस है, अब किस फॉर्म में है? तो इसका अगर ये पैसिव है तो एक्टिव बनाना, एक्टिव तो पैसिव छांटना है। तो बाई लिखा है, इसका मतलब वाई दिया है, थर्ड फॉर्म दिया, ये पैसिव मूड में दिया है फ्रेंड्स। कैसा? पैसिव है। आपको बनाना के एक्टिव लाना है इसका। तो देखिए बीइंग कौन से में आता है, ये ध्यान रखिए। बीइंग हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आता है, दो जगह बीइंग का यूज होता है। अब आर दिया है तो समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है। अब देखिए डिड दिया, ये तो हो नहीं सकता। दे आर लाफिंग एट हिम, दे आर लाफिंग एट यू। अब डिड ये भी दिया है, तो दो तो हमारे डिड वाले तो हो नहीं सकते, आर वाले हो सकते हैं। लाफिंग, लाफिंग एट, यहाँ तक। अब यू और हिम की बात आ रही है, क्योंकि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पे यू दिया है तो हिम नहीं हो सकता, इसका मतलब यू है, ये वाला सही है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी, दे आर लाफिंग एट यू, ये पैसिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है, इसका पैसिव बना हुआ, तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाए। 12 नंबर है, विच टू सोनेट्स इन्वॉल्व द मिथिकल स्टोरी ऑफ क्यूपिड। दो सोनेट्स हैं जो कि क्यूपिड की मिथिकल स्टोरी से संबंधित हैं। सोनेट 129, 130 है, या 2 and 52 है, या फिर आपकी 153, 154 है, या 18 और 19 नंबर। फटाफट बताइए। क्यूपिड, दो सोनेट है इसमें मोस्टली, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 153 और 154 आपकी सोनेट नंबर 53 किसके लिए है? स्टोरी ऑफ क्यूपिड से संबंधित है। ठीक। और जहाँ तक कुछ डार्क लेडी से हैं, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए भी हैं, लेकिन हमें बात करना है क्यूपिड के बारे में, तो ये सी ऑप्शन है। 153 और 154 ये सोनेट नंबर क्यूपिड के लिए है। ठीक। गर्ट्रूड इज ए करेक्टर फ्रॉम द प्ले। गर्ट्रूड, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, हेमलेट। फटाफट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हेमलेट से संबंधित है फ्रेंड्स। गर्ट्रूड कौन है? मदर ऑफ हेमलेट। मदर किसकी है? हेमलेट की मदर है गर्ट्रूड। ठीक। जो कि इससे उसके चाचा जो था क्लॉडियस, उससे संबंधित हो जाती है। उसके पिता की मृत्यु में भी उसका काफी हाथ रहता है, तो हेमलेट से। व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल इज ए फर्स्ट पर्सन नैरेटिव रिलेटिंग द एडवेंचर्स ऑफ ए रोग और लो बॉर्न एडवेंचर्स। तो रोग और लो बॉर्न एडवेंचर्स किस प्रकार का, कौन सा वो होता है हमारा नॉवेल, तो उसको छांटना है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव रिलेटेड टू एडवेंचर, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव उसमें दिया होता है। हिस्टोरिकल नॉवेल, पिकारेस्क, गॉथिक, या साइकोलॉजिकल नॉवेल। फटाफट आंसर करिए तेजी के साथ। तो फ्रेंड्स पिकारेस्क नॉवेल होता है हमारा, जो कि रोग, लोगों और एडवेंचर से संबंधित होता है। A number of distinguished elements including satire, humor, sarcasm and sharp societal critics. इसमें फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, इसमें विद एन ऑटोबायोग्राफिकल ईज ऑफ टेलिंग एंड आउटसाइड प्रोटागनिस्ट सीकर ऑन एपिसोडिक, ये सब चीज़ें शो की जाती हैं। चार्ल्स डिकेंस का है पिकविक पेपर्स, और निकले ऑयल का है डेड सोल्स। इस तरह के हमारे पिकारेस्क नोवेल होते हैं। पिकार में रोग से समझिए, ये वर्ड से पहचान सकते हैं।
Select the most appropriate meaning of the given proverb, don't cast pearls before swine. तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा मीनिंग है डोंट कास्ट पल्स बिफोर। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, फटाफट पढ़िए, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, डोंट ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डजंट वैल्यू। मतलब उस व्यक्ति के लिए, जैसे मैंने लिखा डोंट कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, हंस के सामने मोती बखेरना कहा गया है। स्वाइन मतलब तो स्वेन, इसका कोई लगा डोंट ऑफर समथिंग, किसी को ऑफर मत करिए जो उसकी वैल्यू नहीं समझता हो, जो जानता ना हो किसी चीज़ को उसको नहीं देना चाहिए। हालांकि बड़ा अनपढ़ व्यक्ति है, उसे ज्ञान ही नहीं है, उसे अब गीता भेंट कर रहे हैं, तो वो क्या पढ़ेगा उसका। अगला देखिए, द लोटस ईटर्स बाज कंपोज बाई, लोटस ईटर्स को किसने कंपोज किया है, फटाफट आंसर आपको करना है। अल्फ्रेड टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, थॉमस हार्डी, पीवी शैली। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसे राइट डाउन किया है। डिकेंस ए टेल ऑफ टू सिटीज रेफर्स टू वर्लिन एंड लंदन, पेरिस एंड वेना, वर्लिन एंड पेरिस, पेरिस एंड लंदन। फटाफट आंसर दीजिए इसका 17 नंबर का। तो दो शहर कौन से थे, पेरिस एंड लंदन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच इज आर द नॉवेल्स बाय हार्डी, द ट्रम्पेट मेजर, डेस्पेरेट रेमेडीज, ज्यूड द ऑस्कर, ऑल ऑफ दीज। देखिए फ्रेंड, इसका आंसर देने के लिए आपको आसानी यहाँ हो जाएगी कि देखिए आर, ये जो दोनों चीज़ें दी हैं यहाँ भी नॉवेल और नॉवेल्स, तो आप सेंस थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि किसी एक की बात नहीं, इसमें ऑप्शन में आर भी दे दिया, अर्थात बहुत से हो सकते हैं। तो बहुत से मतलब तीनों हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आराम से आप उसका आंसर छांट सकते हैं। ऑल ऑफ दी, ये तीनों ही हार्डी, थॉमस हार्डी के नॉवेल्स। मैथ्यू आर्नोल्ड स्टडीड एट यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, लंदन में या ग्लासगो में। फटाफट आंसर कीजिए। बी इज राइट ऑप्शन, ऑक्सफोर्ड में मैथ्यू आर्नोल्ड ने पढ़ाई की थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 20 नंबर है, हु रोड द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा क्वेश्चन है। इस पोएम को किसने लिखा है, अल्फ्रेड टेनिसन ने, मितराज आनंद ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, ई.एम. फॉरेस्टर। फटाफट आंसर करिए। तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है द डिफेंस ऑफ लखनऊ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। थैंक फॉर वॉच दिस वीडियो।